नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल। पहले तो इसकी डेफिनेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे, फिर पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल का संगठन, यानी न्यूक्लिक अम्ल है वो कौन कौन से अवयवों से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले बात करें हम न्यूक्लिक अम्ल, है ना, यानी कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले जो प्रोटीन होते हैं उन्हें हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले जो प्रोटीन होते हैं, जो अम्ल होते हैं, उन्हें हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले जो अम्ल होते हैं उनको हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, या जो प्रोटीन होते हैं उन्हें हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। अब बात करें हम इसके संगठन की, तो न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का भवलक होता है। न्यूक्लिक अम्ल होता है वो बहुत से न्यूक्लियोटाइड की इकाइयों से मिलकर बनता है, यानी न्यूक्लिक अम्ल है वो किससे मिलकर बना, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक अम्ल मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लिक अम्ल हम जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो डीएनए और एक होता है आरएनए। तो इन दोनों के संगठन के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो कि दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अब डीएनए और आरएनए या न्यूक्लिक अम्ल, इनका संगठन देखें तो न्यूक्लिक अम्ल है वो न्यूक्लियोटाइड का भवलक होता है। बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड की इकाइयां मिलकर न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करती है। न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में दो घटक होते हैं, एक तो होता है न्यूक्लियोसाइड, और दूसरा होता है फास्फोरिक अम्ल, जिसे फास्फेट समूह भी कहते हैं। फास्फेट समूह जो कि फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बनता है, H3PO4 इसका फॉर्मूला होता है फास्फोरिक अम्ल का। फास्फोरिक अम्ल, फिर देखना न्यूक्लिक अम्ल है ये न्यूक्लियोटाइड का भवलक होता है। न्यूक्लियोटाइड होता है वो न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट समूह से मिलकर बनता है। न्यूक्लियोसाइड होता है, इसमें एक तो पेंटोस शर्करा होती है। पेंटोस शर्करा 5 कार्बन परमाणु वाली शर्करा होती है जिसे पेंटोस शर्करा कहते हैं, और एक होता है कार्बनिक या नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी या कार्बनिक क्षारक। तो न्यूक्लियोसाइड में भी दो इकाइयां होती है, एक तो होता है नाइट्रोजनी क्षारक और एक होता है पेंटोस शर्करा। अगर हम न्यूक्लिक अम्ल में देखें तो दो प्रकार की पेंटोस शर्कराएं होती है, एक तो होती है राइबोस शर्करा, राइबोस शर्करा। ये राइबोस शर्करा होती है वो केवल आरएनए में पाई जाती है, जबकि दूसरी होती है डीऑक्सी राइबोस शर्करा, डीऑक्सी राइबोस शर्करा। ये डीऑक्सी राइबोस शर्करा है वो डीएनए में पाई जाती है, डीएनए। अब इस शर्करा के आधार पर ही इनका नाम रखा गया है। जिनमें राइबोस शर्करा होती है वो राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, और जिनमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है वो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, यानी डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है। जबकि आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए के अंदर राइबोस शर्करा पाई जाती है। अब बात करें नाइट्रोजनिक क्षारक की या कार्बनिक क्षारक, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है फ्यूरिन और दूसरा होता है प्रीमिडीन। प्यूरिन और प्रीमिडीन दोनों ही डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। नाइट्रोजनी क्षारक दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और प्रीमिडीन। प्यूरिन के अंदर आता है एडिनिन और ग्वानिन,
एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरिन दो प्रकार के, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन डीएनए में भी पाया जाता है, आरएनए में भी पाया जाता है। ग्वानिन है ये भी डीएनए में पाया जाता है और आरएनए में भी पाया जाता है। डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। प्यूरिन जो नाइट्रोजनिक क्षारक है डीएनए में भी होते हैं और आरएनए में भी। पिरिमिडीन होते हैं वो 3 होते हैं। एक तो होता है थाइमीन, दूसरा होता है साइटोसिन और तीसरा होता है यूरेसिल। थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो पिरिमिडीन जो नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। थाइमीन है, साइटोसिन है और यूरेसिल। यूरेसिल है वो केवल और केवल आरएनए में पाया जाता है, जबकि थाइमीन होता है वो डीएनए में पाया जाता है, जबकि साइटोसिन होता है वो आरएनए में भी होता है और डीएनए में भी होता है। तो एक डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। डीएनए में कौन कौन से होंगे? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन और साइटोसिन। आरएनए में भी 4 ही नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। हमें याद क्या रखना है कि डीएनए में तो थाइमीन पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। केवल इन 2 नाइट्रोजनिक क्षारकों के अंदर अंतर पाया जाता है, डीएनए और आरएनए में। ठीक है, तो ये न्यूक्लिक अम्ल का संगठन है, यानी न्यूक्लिक अम्ल किन किन यौगिकों से मिलकर बनता है, कौन कौन से पदार्थ होते हैं, कौन कौन सी इकाइयां होती है न्यूक्लिक अम्ल के अंदर। तो हमें याद रखना है नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, पेंटोस शर्करा होती है और फॉस्फेट समूह। ठीक है, क्षारक 2 प्रकार के, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, पिरिमिडीन के अंदर थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। जबकि पेंटोस शर्करा 2 प्रकार की होती है, एक तो राइबोस शर्करा होती है और एक डिऑक्सी राइबोस शर्करा। राइबोस शर्करा आरएनए में और डिऑक्सी राइबोस शर्करा डीएनए में पाई जाती है। ये 5 कार्बन परमाणु वाली शर्कराएं होती है, इसलिए इन्हें पेंटोस शर्करा कहते हैं। पेंट मतलब 5, ओस हमेशा कार्बोहाइड्रेट के लिए लगाते हैं, तो पेंटोस शर्करा यानी 5 कार्बन परमाणु वाली शर्करा होती है। ये सारे यौगिक मिलकर ही न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो इस चार्ट को आप अच्छी तरह से देखना, वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स तैयार करो। अब हम देखते हैं एक एक करके कि न्यूक्लियोटाइड की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, न्यूक्लियोसाइड की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। पेंटोस शर्कराएं हैं, उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से पेंटोस शर्करा है उससे नाइट्रोजनिक क्षारक जुड़ता है, नाइट्रोजनिक क्षारक से किस प्रकार से फास्फेट समूह जुड़ेगा और फास्फेट और न्यूक्लियोसाइड आपस में जुड़कर किस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, और बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड की इकाइयां जुड़कर किस प्रकार से डीएनए आरएनए का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चार्ट को अच्छी तरह से याद रखना। इस चार्ट को याद रखोगे आपके पूरे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन सी इकाइयां किस प्रकार से जुड़ती जाएगी और लास्ट में किस प्रकार से डीएनए आरएनए का निर्माण होता है। अभी हमने एक चार्ट बनाकर देखा कि किस प्रकार से न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए और आरएनए में कौन कौन सी इकाइयां पाई जाती है। अब हम इनको एक बार फिर से रिवाइज करें। देखो, न्यूक्लिक अम्ल है, क्वेश्चन इसी में से पूछा जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल है, अगर न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन, एक बार बोर्ड के अंदर 2014 के अंदर 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूक्लिक अम्ल के जल अपघटन से कौन सी इकाइयां प्राप्त होती है। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डीएनए के पूर्ण जल अपघटन से हमें कौन कौन से यौगिक प्राप्त होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल का अगर हम जल अपघटन करते हैं, पानी के अंदर मिलाकर गर्म करते हैं, जल के द्वारा इसका अपघटन, अपघटन का मतलब होता है तोड़ना, तो न्यूक्लिक अम्ल है वो टूटता है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है।
और पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का और जल अपघटन कर दिया जाए तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है ये जल अपघटित होकर न्यूक्लियोटाइड बनाता है। अभी चार्ट के अंदर हमने पढ़ा था ना, न्यूक्लियोटाइड से ही न्यूक्लिक अम्ल बनता है। तो न्यूक्लिक अम्ल पहले टूटेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फिर टूटकर न्यूक्लियोटाइड बनाता है। अगर न्यूक्लियोटाइड का भी जल अपघटन किया जाए न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड से बनता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल है ना, न्यूक्लियोटाइड से बनेगा न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल। न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड से बनता है, न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक या कार्बनिक क्षारक, और दूसरा होता है पेंटोस शर्करा। ठीक है, तो ये हमें न्यूक्लिक अम्ल के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो फिर टूटकर न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल में, तो एक तो हमें प्राप्त हो गया फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड फिर टूटकर बना लेता है नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोस शर्करा, तो एक हमें प्राप्त होता है नाइट्रोजनी या कार्बनिक क्षारक, और दूसरा प्राप्त होता है पेंटोस शर्करा। तो डीएनए व आरएनए के पूर्ण जल अपघटन से, अगर हम इनका पूर्ण रूप से जल अपघटन कर दें, इनको पूरे छोटे अवयवों में तोड़ दे, तो लास्ट में हमें जो प्राप्त होगा, एक तो होगा फास्फोरिक अम्ल, एक होगा नाइट्रोजनी क्षारक। फास्फोरिक अम्ल तो फिक्स है H3PO4, जबकि नाइट्रोजनी क्षारकों में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल सारे प्राप्त होंगे। याद बस इतना सा रखना है कि डीएनए पूछ ले तो यूरेसिल नहीं लिखना, और आरएनए पूछ ले तो हमें थाइमिन नहीं लिखना, है ना। नाइट्रोजनी क्षारक सारे प्राप्त होंगे। डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, आरएनए में भी 4 होते हैं, लेकिन हमें अगर न्यूक्लिक अम्ल दे तो 5 लिखने हैं, और केवल डीएनए दे दिया जाए तो यूरेसिल को नहीं लिखेंगे, और केवल आरएनए दे दिया जाए तो थाइमिन को नहीं लिखते हैं। पेंटोस शर्करा, अब डीएनए दे दिया जाए तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक शर्करा आएगी, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, है ना, डीएनए डीऑक्सीराइबोज शर्करा, और आरएनए में राइबोज शर्करा। अगर डीएनए दे दिया जाए, डीएनए के जल अपघटन से क्या प्राप्त होगा, तो आप पेंटोस शर्करा के स्थान पर क्या लिखोगे, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। जबकि आरएनए दे दिया जाए तो आरएनए के जल अपघटन से जो शर्करा प्राप्त होती है वो होती है राइबोज शर्करा। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल के जल अपघटन से हमें कौन से यौगिक प्राप्त होते हैं। देखो, अभी हमने देखा कि न्यूक्लिक अम्ल के या डीएनए आरएनए के जल अपघटन से क्या क्या प्राप्त होते हैं। एक तो होता है फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है ये देखते हैं, H3PO4, ये फास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH। और फास्फोरिक अम्ल की क्षारकता होती है वो 3 होती है। किसी अम्ल की H+ देने की प्रवृत्ति उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। तो फास्फोरिक अम्ल की क्षारकता कितनी है, 3, क्योंकि 3 प्रोटॉन दे सकता है, तो इसकी क्षारकता है 3। तो ये फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा पेंटोस शर्करा, पेंटोस शर्करा। तो पेंटोस शर्करा 2 प्रकार की, एक तो होती है राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर होता है
ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सहित 5 परमाणुओं की वलय होती है। ये 5 परमाणुओं की वलय होती है, जिसमें 4 तो कार्बन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। ये कार्बन है, कार्बन 1, ये कार्बन है 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और 1 कार्बन इस वलय से हटकर होता है CH2OH। ये 5वां कार्बन है। ठीक है, 5 कार्बन होने के कारण ही तो इनको पेंटोस शर्करा कहते हैं। कार्बन 1 पर OH H, कार्बन 2 पर OH और H होता है, कार्बन 3 पर OH और H और कार्बन 4 पर H। तो ये राइबोस शर्करा की संरचना है ना, जो कि आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा होती है। यहां से हम जब आगे चलकर आरएनए और डीएनए में अंतर पढ़ेंगे, तब हमें अंतर यहीं से क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या अंतर होता है ना। अब तक 2 अंतर तो हमने देख लिया है कि एक तो नाइट्रोजनिक क्षारक में अंतर होता है और एक पेंटोस शर्करा में अंतर होता है। दूसरी शर्करा होती है डीऑक्सी राइबोस शर्करा, डीऑक्सी राइबोस शर्करा। ठीक है, अब डीऑक्सी नाम से ही पता चलता है डिक्रीज, डिक्रीज मतलब कमी, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन की, यानी ऑक्सीजन की कमी होगी इस शर्करा के अंदर, है ना। तो देखो बिल्कुल राइबोस शर्करा की तरह ही संरचना बनानी है। ये कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, 5 है। अब डीऑक्सी, इसको डीऑक्सी राइबोस शर्करा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? 2-डीऑक्सी राइबोस शर्करा। मतलब कार्बन 2 के ऊपर ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा। जो कार्बन 2 है ना, उस पर ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं 2-डीऑक्सी राइबोस शर्करा। 2-डीऑक्सी राइबोस शर्करा है ना, डीऑक्सी राइबोस शर्करा मतलब ऑक्सीजन की इसके अंदर कमी होती है। ठीक है, ये पेंटोस शर्करा। तीसरे नंबर पे जो हमें प्राप्त हुआ था वो था नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक जिसके अंदर ये भी 2 प्रकार के थे, फ्यूरिन और पिरिमिडीन। फ्यूरिन के अंदर आता है एडेनिन ग्वानिन और पिरिमिडीन में आता है थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। इनके स्ट्रक्चर भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस प्रकार से इनके स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ये 3 जो यौगिक होते हैं वो डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से इनमें बॉन्डिंग होती है, किस प्रकार से ये बंध बनाते हैं और बंध बनाकर किस प्रकार से न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं और न्यूक्लियोसाइड से किस प्रकार से फास्फोरिक अम्ल जुड़कर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड हैं वो आपस में जुड़कर किस प्रकार से डीएनए आरएनए का निर्माण करते हैं। अब बात करें हम न्यूक्लियोसाइड यानी न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेगा, तो हमें पता है न्यूक्लियोसाइड में एक तो होता है पेंटोस शर्करा यानी 5 कार्बन परमाणु वाली शर्करा और दूसरा होता है कार्बनिक या नाइट्रोजनी क्षारक। तो पेंटोस शर्करा की संरचना बनाए हम। ये पेंटोस शर्करा है, 5 कार्बन परमाणु वाली शर्करा है। अब इस शर्करा से अगर नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ जाए, पेंटोस शर्करा से नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है और जो नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ता है वो पेंटोस शर्करा के कार्बन 1 पर जुड़ता है क्षारक, है ना। अब क्षारक कोई सा भी हो सकता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरेसिल, है ना। हमें याद रखना है अगर फ्यूरिन नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ता है, फ्यूरिन नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ता है तो फ्यूरिन के अंदर याद रखना है, अगर फ्यूरिन जुड़ता है
तो उसमें नाइट्रोजन 9 बॉन्ड बनाएगा। अगर हम इनके क्षारकों का स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्षारकों के स्ट्रक्चर में, इन क्षारकों का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इनमें नाइट्रोजन होते हैं, तो नाइट्रोजन जो 9 होता है, वो नाइट्रोजन 9 होता है, वो यहां पर बॉन्ड बनाएगा। और पिरिमिडीन आता है, पिरिमिडीन आता है, तो पिरिमिडीन का नाइट्रोजन 1 है, वो पेंटोस शर्करा से बॉन्ड बनाता है। तो एक तो शर्करा और एक क्षारक मिलकर क्या बना लेते हैं, न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड से ही बनता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड है ना, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाएंगे, अगर इस न्यूक्लियोसाइड, जो न्यूक्लियोसाइड हमने बनाया है, उस न्यूक्लियोसाइड पर, ये जैसे न्यूक्लियोसाइड बना दिया हमने, यहां पे क्षारक है कार्बन 1 पर, हाइड्रोजन कार्बन 2 पे एक तो OH समूह है, एक H है, कार्बन 3 पर भी OH H, कार्बन 4 पर एक H होता है, दूसरा CH2OH है ना। ये न्यूक्लियोसाइड है। और हम जानते हैं न्यूक्लियोसाइड पर अगर फास्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोसाइड था। अब इस न्यूक्लियोसाइड पर हम फास्फोरिक अम्ल जोड़ दें, है ना। फास्फोरिक अम्ल होता है P डबल बॉन्ड O, OH OH और OH। तो यहां से ये दोनों जुड़ते हैं तो ये जल का अणु बाहर निकल जाता है। जल के अणु को निकाल दें तो जल के अणु को निकालने के बाद में ये समूह शेष रहता है ना। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसको अब हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड के ऊपर फॉस्फेट समूह भी जुड़ गया। न्यूक्लियोसाइड के ऊपर फॉस्फेट समूह जुड़ जाने से बन गया है न्यूक्लियोटाइड। यहां पर जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम फॉस्फोडाई एस्टर बंध कहते हैं। फॉस्फोडाई एस्टर बंध कहते हैं। तो फिलहाल अभी हमें इतना याद रखना है कि न्यूक्लियोसाइड में कौन कौन से पदार्थ होंगे, कौन कौन से घटक होंगे, और न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से होंगे, है ना। न्यूक्लियोसाइड पर फॉस्फेट समूह जुड़कर न्यूक्लियोटाइड बनेगा। अब ये न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार से जुड़कर, दो न्यूक्लियोटाइड जुड़कर डाई न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, किस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड के बहुत सारे अणु जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड से किस प्रकार से न्यूक्लिक अम्ल यानी DNA RNA का निर्माण होगा। तो हम पहले डाई न्यूक्लियोटाइड की बात करें। डाई न्यूक्लियोटाइड में दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे। अब वो किस प्रकार से जुड़ते हैं, सबसे पहले हम एक न्यूक्लियोटाइड बना ले। ये हमने एक न्यूक्लियोटाइड बनाया, ध्यान देना, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। कार्बन 1 पर क्षारक होगा H OH OH H, यहां पे CH2, और ये ऑक्सीजन से फास्फोरिक समूह या फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही एक और न्यूक्लियोटाइड होगा, वो दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर ही तो बनाते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड। H, यहां पे क्षारक आ गया, OH है, CH2OH। अब ये दोनों आपस में, ये भी न्यूक्लियोटाइड ही है, ये दोनों आपस में जुड़कर बना लेते हैं, इन दोनों का योग होगा, और इन दोनों के जुड़ने से जो बन जाएगा उसको हम कहेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड। देखो किस प्रकार से जुड़ेंगे ये, क्षारक H OH H OH H, यहां लिख देता हूं मैं इसको P डबल बॉन्ड O OH और OH, है ना। दूसरा भी ऐसा ही रहेगा, H क्षारक, यहां हमने लिखा OH, और इस स्थान पर लिख दिया है
CH2OP डबल बॉन्ड OH और ये OH। तो एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन 5, ये 5वां कार्बन है, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का कार्बन 3, ये कार्बन 3 है। मतलब यहां का OH और यहां का H जल के रूप में निकल जाएंगे और ये आपस में जुड़ जाएंगे। एक का तो कार्बन 5 और दूसरे का कार्बन 3। तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो न्यूक्लियोटाइड की इकाइयां कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगी? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ती है। इसमें एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन 5 और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का कार्बन 3 आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब जब दो इकाइयां जुड़ती है तो उसको डाइन्यूक्लियोटाइड कहेंगे, दो इकाइयां। अगर हम इनके अंदर बहुत सारी इकाइयों को जोड़ देंगे, बहुत सारी इकाइयां जुड़ जाएगी, तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाएगी। इसी प्रकार से जुड़ेगी जैसे इसका कार्बन 3 और आगे जो कार्बन इकाई होगी उसका 5 आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ेंगे। इधर भी आगे की इकाइयां फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ जाएगी। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर बना लेते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी इकाइयां जुड़कर बना लेती है डीएनए, आरएनए यानी न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, आपको याद क्या रखना है कि डाइन्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है। मतलब न्यूक्लियोटाइड की इकाइयां आपस में जुड़कर कौन से बॉन्ड से जुड़कर डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड से किस प्रकार से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड से किस प्रकार से डीएनए, आरएनए यानी न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होगा। यहाँ पर बॉन्ड को हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि कार्बन 5 यानी कार्बन 5 है और ये कार्बन 3, इन दोनों के बीच में ही फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण होगा। ये दोनों इकाइयां ही आपस में जुड़ेगी। अब हम बात करें, बहुत सारे अगर न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही न्यूक्लिक अम्ल होता है, डीएनए, आरएनए होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें डीएनए और आरएनए में कौन कौन सी विभिन्नताएं हैं, कौन इन डीएनए आरएनए में क्या अंतर है। तो अभी हमने जितना पढ़ा है उनसे स्पष्ट है कि डीएनए के अंदर हमें पॉइंट याद रखना है कि किन किन चीजों पर अंतर बताना है। एक तो हमें शर्करा का अंतर बताना है। तो आपको अभी हमने पढ़ा है डीएनए में कौन सी शर्करा होती है, आरएनए में कौन सी शर्करा होती है, क्लियर है। दूसरा अंतर हमें डीएनए आरएनए में बताना है नाइट्रोजनी क्षारक। ये भी हमने पढ़ा है कि डीएनए में कौन से नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, आरएनए में कौन से होते हैं, है ना भाई। शर्करा में हमने पढ़ा था डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। और नाइट्रोजनी क्षारक में पढ़ा है डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है, जबकि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल रहता है। ठीक है, तीसरा अंतर इनके कार्य के आधार पर बता देंगे। तो डीएनए का तो कार्य होता है वो आनुवंशिकी गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का। डीएनए का कार्य होता है वो आनुवंशिकी गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का होता है, जबकि आरएनए का कार्य प्रोटीन संश्लेषण का होता है। आरएनए का कार्य प्रोटीन संश्लेषण का और डीएनए का कार्य होता है आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का। चौथा, अगर हम इनकी संरचना के बारे में भी बता सकते हैं। ये तो कार्य के आधार पर अंतर हो गया, संरचना के आधार पर बताएं तो डीएनए होता है वो द्विकुंडलित होता है। डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है, जबकि आरएनए एक रज्जु की एक कुंडलित ही होता है। डीएनए के अंदर ऐसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के 2 कुंडलन होते हैं, जबकि आरएनए में सिंगल ही होता है। कार्य हमें पता है कि डीएनए है वो आनुवंशिकी गुणों का वाहक होता है, आनुवंशिकी गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है, जबकि आरएनए होता है, आरएनए एक रज्जुकीय होता है और आरएनए होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। आरएनए है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को बार बार देखिए, 2-3 बार देखोगे आपको पूरा वीडियो
देखो दोस्तों, इनके नोट्स भी आप तैयार करते रहना, क्योंकि हम जानते हैं बुक से पढ़ा हुआ हमें याद होता है, बुक से पढ़ा हुआ हमें याद होता है, लेकिन लेक्चर अगर सुनोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा, और साथ के साथ अगर नोट्स बनाते रहोगे तो और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, और वो नोट्स आपके हमेशा के लिए तैयार रहेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।